वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल बुक पावर ऑफ नाउ। ये इसका अंतिम चरण है, अभी एक सप्ताह में फिनिश हो जाएगी। आज बहुत सुंदर बिगिनिंग है, आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। गणपति बाबा सबको ब्लेस करते हैं विद लॉट ऑफ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस। आप सबके लिए वही विशेस मैं सब मन से दुआ करती हूँ कि गणपति बाबा का आप सबके ऊपर हाथ रहे। आपकी कोई भी दुविधाएं हो, कोई ऑब्स्टिकल्स हो, कोई विघ्न हो, तो हमारे विघ्नहर्ता हर लें। आपकी कोई भी ब्लॉकेजेस हो लाइफ में तो वो भी खत्म हो जाए। पावर ऑफ नाउ से हम सबको बहुत कुछ मिला है और गणपति जी के दिन एक बार वापस शुरुआत कर रहे हैं। सो आई होप इस किताब से आप सबको विजडम मिली हो, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता दिखा हो। आई होप आपको आप सिक्योर फील करें, हैप्पी फील करें, सक्सेस आए आपके पास, एजुकेशन अच्छे से आए, भर भर के आए, जितना पढ़े उतना कम। आपके अंदर की जो ये लर्नर है, LLL बन जाए, लाइफ लॉन्ग लर्नर, या एक परमानेंट सीकर बन जाए जो हमेशा कुछ ना कुछ सीख करता रहता है। एंड आई होप गुड फॉर्चून आए, आपकी सारी ऑब्स्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इसी के साथ आज का एक छोटा सा मंत्र गणपति जी के लिए। ओम सुमुखाय नमः। वन हु हैज अ ब्यूटीफुल फेस। गणपति जी के 12 नाम है, आज 12 नाम हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ओम एक दंताय नमः। एक दंताय नमः मतलब उनका एक दांत था, तो उनको एक दंताय नमः भी बोलते हैं, एक दंताय भी बोलते हैं। ओम कल्पा कपिलाय नमः। कपिलाय क्यों बोलते हैं? उनका एक नाम है कपिलाय भी, क्योंकि कपिल के उनका कनेक्शन था गाय और बहुत के साथ। ओम गजकर्ण काय नमः। उनका जो गज की तरह उनके कान थे, लाइक एन एलिफेंट। ओम लंबोदराय नमः। उनकी ना बहुत बड़ी लंबोदर की तरह एक बेली थी, मोटी बेली है, मतलब ठीक क्या है। ओम विघ्नाय नाशाय नमः। तो विघ्न जो भी आते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। ओम विनायकाय नमः। विनायक तो हम सबको पता है कि गणपति जी को बोला जाता है। एंड ओम धूम्रकेतव नमः। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि उनको धूम्रकेतव क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके एक स्मोकी धूम्र, उनका जो रंग होता है स्मोकी कलर होता है। विनायक नमः क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं लीड करने के लिए, इसलिए उनको विनायक बोला जाता है। ओम गलान दक्षाय नमः, क्योंकि वो सब गणों के लीडर्स हैं। 11वां नाम है उनका ओम भालचंद्राय नमः। तो अगर आपने देखा है जैसे शिव जी के ऊपर एक चांद होता है, इनके ऊपर भी क्रेसेंट होता है, वो अपने सर में अपने मुकुट पे क्रेसेंट पहनते हैं। ओम गजाय नाय नमः, जिनके पास एक गज की तरह फेस है। तो इन्हीं 12 नामों के साथ आज गणेश चतुर्थी के दिन आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अपना सेशन शुरू करते हैं, अपनी ब्यूटीफुल किताब पढ़ते हैं। मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। ऑल राइट, तो हमने लास्ट टाइम खत्म किया था अपनी बातचीत का सिलसिला इस पे, जहां हम हाईलाइट है आज हम वहां से पढ़ेंगे। कोई अगर पढ़ना चाहें तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। रजनी जी शायद आज आए, शायद लेट आए। सो अनीता, अंकिता या एनीबडी जिनको पढ़ना हो, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, तो आप पढ़ते रहिएगा और मैं उनको ट्रांसलेट करती रहूंगी, तो फिर जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर मुझे ही पढ़ना है, ट्रांसलेट करना, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो थैंक यू रिंकू अपना हाथ रेज करने के लिए। लॉर्ड गणपति की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। आइए शुरू करिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने आपको जी प्लीज पढ़ें। बुद्ध ने कहा है, यहाँ से पढ़ें। बुद्ध ने कहा है कि आपका सुख भी दरअसल दुख ही है। कष्ट है, असंतोष है, सुख में आप विरोध। कुछ सेटिंग कर रहे हैं रिंकू? तब तक चलिए मैं शुरू करती हूँ, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बुद्ध ने कहा है कि आपका सुख भी दरअसल दुख ही है, कष्ट है, असंतोष है। सुख अपने विलोम से यानी दुख से अलग नहीं रहता। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका सुख और दुख दरअसल एक ही चीज है, केवल समय की दृष्टि भ्रम के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो आज सिंपल चीज है इसको समझने के लिए। आज मेरे पास पानी का ग्लास है, आधा भरा है या आधा खाली है,
मेरे अभी के दृष्टिकोण से मालूम पड़ता है मेरा पर्सपेक्टिव अभी कैसा है। अगर मैं बहुत पॉजिटिव फील करी तो मैं बोलूंगी मैं तो आधा ग्लास भरा हुआ है, अगर मैं बहुत नेगेटिव फील करी तो मैं बोलूंगी मैं तो आधा ग्लास खाली है। तो दुख सुख एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अगर दुख आता है तो बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का भी हम ये उसको उसका ज्ञान ही नहीं होगा, हम आगे समझ ही नहीं पाएंगे। इनको अब जब भी रेडी अपना हाथ रेस कर लीजिएगा। ऐसा सोचना नकारात्मक होना नहीं है, ये तो केवल चीजों की स्वभाव स्वरूप को पहचानना है, ताकि आप जीवन भर किसी मृचिका के पीछे ही दौड़ते ना रह जाएं। ना ही इसका अर्थ ये है कि सुखद व सुंदर चीजों या स्थितियों की सराहना करना आप बंद कर दें, लेकिन उन्हें किसी ऐसी चीज हासिल करने की चाहत रखना जो कि वे दे ही नहीं सकती, जैसे एक पहचान, स्थायित्व का भाव और उपलब्धि, ये अवश्य ही दुख, तकलीफ और खिन्नता पाने का नुस्खा है। आपका समूचा विज्ञापन उद्योग और उपभोक्ता समाज एकदम धड़ाम हो जाएगा अगर लोग एनलाइटेंड हो जाएं और चीजों से ही अपनी पहचान बनना व चीजों से ही अपनी पहचान खोजना बंद कर दें। चीजों को अपनी पहचान बनाने व मानने से में आपका जितना अधिक सुख चाहेंगे, उतना ही अधिक आप इनके चक्कर में उलझते जाएंगे। बाहर का कुछ भी आपको कभी सुखी व संतुष्ट नहीं कर सकता, सिवाय अस्थायी तौर पे और स्थायी तौर पर। लेकिन इस सत्य को पहचानने से पहले आपको कई भ्रांति मुक्तियों से अनुभव में से गुजरना होगा। चीजें व स्थितियां आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन वे आपके दुख भी देंगी। चीजें व स्थितियां आपको सुख दे सकती हैं, लेकिन वो आपको आनंद नहीं दे सकती। कोई भी चीज आपको आनंद दे ही नहीं सकती। आनंद अकारण होता है, स्वतः होता है और आपके भीतर से ही बीइंग के आनंद के रूप में प्रस्फुटित होता है। यह शांति की भीतरी अवस्था को एक अभिन्न अंग होता है, उस अवस्था का जिसे ईश्वरीय शांति कहा जाता है। यही आपकी स्वाभाविक व सहज अवस्था होती है, ना कि वह कि जिसके लिए आपको कोल्लू का बैल बनने की और उसे पाने के लिए जूझने व संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना, बहुत गहरा चैप्टर है तो उसको टाइम लेके समझते हैं। कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं होती, नकारात्मक नहीं होती। हम कैसे पहचान रहे हैं उसको उस पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भ्रम, किसी इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं पूरी जिंदगी अपनी, तो हम एक भ्रम का जीवन ही जिएंगे। और अगर हमने सुंदर चीजों को सुंदर बोलना शुरू कर दिया, सुंदर में से कैसी मटेरियलिस्टिक चीजें, और हम उनके पीछे भागते रहेंगे, तो हम एक बहुत अधूरी जिंदगी जी रहे होंगे। जैसे हमें कोई आइडेंटिटी मिल जाती है किसी चीज के साथ, एक लगता है कि हाँ ये सेंस ऑफ परमानेंसी है कि मेरे साथ ये हमेशा परमानेंट रहता है, हमेशा रहेगा मेरे साथ ये। और ये मुझे ना, मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, कंप्लीट फील होता है। ये सब बकवास है, ये सब डिजास्टर्स के रेसिपी है, नुस्खे हैं हमेशा सफर करने के लिए, नुस्खे हैं हमेशा परेशान होने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए। ये जो सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बनाई है ना, प्रोसेस करते हैं चीजों को। आप हमें वैसे हम माँ प्रकृति से जुड़ना तो भूल ही चुके हैं। कितने लोग हैं जो उगता है, जैसा जीवन होता है जिस खाने में, उसको हम खाते हैं। आज आप देखिए इवन घर पे खाना आपका शायद बन रहा है मॉर्निंग में 7, 8, 9, 10 बजे, और आप खा रहे हैं उसको दोपहर में 1, 2 बजे। आपका सात्विक खाना तो खाना बंद कर दिया, अब उसमें कुछ ना कुछ तामसिक या राजसिक गुण आ जाएंगे खाने में। कुछ भी चीज जो पैकेट हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आता है, उसको हम खाते हैं कि बड़ा अच्छा है, कॉम्प्लान पियो हाइट बढ़ेगी, प्रो अंडे खाओ रोज खाओ, उसको भी पैकेजिंग जिसका भी ऐड देते हैं उसको हमें खाना बंद कर देना चाहिए। बिस्किट, ब्रेड, सब प्रोसेस्ड है। हाँ आपको खाना है फल का खाइए ना,
और गेहूं भी आजकल चावल कैसा आता है, आटे के एक बोरी में आता है, पैकेज जो आता है। पहले के जमाने में आप देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स को चक्की घर में होती थी या करवा के लाते थे, तो उसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं थे। अब आपका गेहूं कब पिसा है, 3-4 महीने पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, कुछ डाला है उसमें इसलिए ऐड भी करना पड़ता है। चावल को देखिए, बासमती राइस को 2 मिनट्स राइस, आजकल ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, उसमें फास्ट आने लग गए, बिकॉज प्रोसेस्ड है। अगर हम सब एनलाइटेंड हो जाएं, माँ प्रकृति से जुड़ जाएं, इन चीजों को खाना बंद कर दें, तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का भी भट्टा बैठ जाएगा, और इन प्रोसेस्ड खानों का भी। और फिर क्या होने वाला है, कभी अपनी तासीर देख लीजिएगा, जब आप अच्छा ऑर्गेनिक सात्विक खाना खाएंगे तो आप हमेशा एनर्जाइज रहेंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो, गुस्सा कम आएगा, परेशानी कम होगी, स्थिरता होगी। और अगर आप तामसिक राजसिक खाना खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी क्या होगी। सिमिलरली अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप देखिए, जिस जो 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 भी आप मीट खा रहे हैं, उस जानवर को किस दशा में मारा गया होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी कि मुझे मारा जा रहा है। किसी का वो बच्चा होगा, बेटी होगी, बेटा होगा, मतलब आपने उनको, आपके लिए किसी ने उसको मारा, किसी ने पकाया या आपने पकाया फिर खाया, वो एनर्जी कैसी होगी आपकी बॉडी में। जो भी कुछ महंगा है, जो भी कुछ एडवर्टाइज करना पड़ता है, वो आपको सुख नहीं देगा। इस बात को समझ, वो सुपरफिशियल होगा, अरे आज बहुत मजा आया मीट खा के, आज बहुत मजा आया बिस्किट खा के, आज बहुत मजा आया ब्रेड खा के, मजा आया, बट वो उसमें जान नहीं है। अगर आज आलू को आप बोएंगे जमीन पे या भिंडी को बोएंगे, कोई बीजा गिरेगा तो वो आगे फुट के एक नया सब्जी का पौधा बनेगा। लेकिन आप बिस्किट को डालेंगे धरती माँ के अंदर तो क्या, कुछ नहीं होगा, सड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम इस भ्रांति की दुनिया में रह रहे हैं और इन चीजों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। अब हमें कुछ चीजें खुशी देती हैं, लेकिन वो खुशी कैसी है, उपरा उपरी है। सच्चा आनंद कैसा होता है, अकारण होता है, विदाउट अ राइम और रीजन होता है। एकदम से बैठे बैठे आप जॉयफुल फील कर रहे हैं। और कब जॉयफुल फील करते हैं, जब आप पास्ट और फ्यूचर के जाल से मुक्त हो जाते हैं, उस पल उस क्षण वहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक में आप खो जाते हैं, आप बड़े आनंदित होते हैं, बिकॉज वो हमारी एक्चुअल ऊर्जा उसी में है। इसलिए हमें बोला जा रहा है कि एसेंशियल पार्ट, अभिन्न अंग होता है हमारा ईश्वरीय शांति, इनर स्टेट ऑफ पीस। और ये इनर स्टेट ऑफ पीस को पीस ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसके अंदर हमें समझना है कि ये क्या चीज है। ये हमारी नेचुरल अवस्था है, एक्चुअल अवस्था है, और इसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप एफर्टलेसली आती है। बट कितने लोग ट्यून्ड हैं इसमें, सबसे ज्यादा समझने वाली बात तो वो है। आइए रिंकू, आप अगले 2 पैराग्राफ पढ़िए। अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि कोई भी रिंकू, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। Let me remove this cover. Okay, then I'll only read because पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। Anyways, अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई अधिकतर भी लोग ऐसी चीज या Kathy, कोई can भी you ऐसा hear me now? काम कभी भी मुक्ति या उदार नहीं दिला सकता है जो आप करते हैं या Hi, Kathy, अपने can you hear me now? स्वामित्व में रखते हैं या किसी Hello. उपलब्धि मानते हैं। जो लोग इस बात को जान लेते हैं, वो अक्सर विरक्त हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं और कहने लगते हैं, जब कोई भी चीज आपको सच्ची पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती है, तो फिर ये सारी जद्दोजहद काहे के लिए की जाए। किसी भी चीज का फिर मूल्य महत्व भला कहाँ रह जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के पैगंबर अवश्य इस ज्ञान को पा चुके होंगे जब उन्होंने लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी इस धरती पर किया जाता है वह सब मैंने देखा है, इसलिए ध्यान दो, ये सब कुछ आसार है, मिथ्या विमान है, हवा की मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करने जैसा है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब दुख आपसे 2 हाथ दूर रहने लगता है और आप एनलाइटमेंट के बस 1 हाथ ही दूर रह जाते हैं। एक बौद्ध सन्यासी ने इसके बारे में मुझे बताया।
20 वर्ष के अपने सन्यासी जीवन में मैंने जो सीखा है उसे मैं संक्षेप में एक वाक्य में इस तरह कह सकता हूँ, जो आया है वह जाएगा भी। मैंने बस यही सीखा है। जो वो करना चाह रहा था वह दरअसल यह था। मैंने सीखा है कि जो है कि प्रति कोई प्रतिरोध मत करो। मैंने सीखा है कि वर्तमान को होने दो और सभी चीजों तथा स्थाइयों के अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करो। इस तरह मैंने शांति पाई है। बहुत लोग रियलाइज नहीं करते कि लाइफ में कोई मुक्ति, सैल्वेशन जैसे शब्द नहीं है। आप उसको पा नहीं सकते हैं, आप उसको बिल्कुल भी नहीं पा सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम सारे इस लाइफ में आ रहे हैं जहां कुछ ना कुछ हमें रोक रहा है। अब वो हमें रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर रहे, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम वर्ल्ड से परेशान हो रहे हैं, हम किसी चीज को फुलफिलमेंट के लिए खोज रहे हैं। इसमें कुछ तुकी नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि हमें, उनको रियलाइज हो गया होगा इसके बारे में, इसलिए उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में कि जो कुछ इस धरती पर किया जाता है वो मैंने देखा, उन्होंने देखा है। जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है, हवा चल रही है, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये नेचुरल चीजें हैं। आप जब इस मुकाम पे जैसा जो है उसको देखने लग जाएंगे तो आप एनलाइटमेंट के पास है। अभी हम क्या करें, जज करें, अरे आज बहुत बारिश हो रही है, वो बारिश हो रही है उसको एंजॉय करो ना। लेकिन नहीं, आज बहुत गर्मी है तो गर्मी को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, हम कंप्लेंट के हैबिट में आ गए हैं। इसी तरीके से एक बौद्ध सन्यासी ने, एक बुद्धिस्ट मंक ने बोला कि 20 years तक उन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ सीखा जो उन्होंने एक सेंटेंस में बोल दिया कि उन्होंने सीखा है कि किसी भी चीज का रेजिस्ट नहीं करना, अपने आप को परमिशन देनी है, अलाउ करना है अपने आप को, एक्सेप्ट करना उस समय कि सब कुछ जो है वो इम्पर्मानेंट नेचर का है और जैसा है वैसा है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप एनलाइटमेंट के कितना पास हैं। सबको रिंकू की आवाज आई, देखते हैं मुझे भी आती है कि नहीं। Even, yeah, can you hear me? यस रिंकू, आई कैन हियर यू। Thank लवली you so much. Thank you. Yeah. वॉइस यू हैव, आई कांट सी यू बट लवली वॉइस। सो आइए पढ़ते हैं आगे। जीवन के प्रति प्रतिरोध न करना यानी शालीनता, सुघड़ता, मैत्री भाव, सहजता, सरलता व प्रफुल्लता की अवस्था में रहना। यह अवस्था फिर भी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि चीजें एक खास तरह से ही हों, अच्छी या बुरी। ये बात काफी विरोधाभास भरी लग सकती है, लेकिन जब किसी चीज पर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी तो आपके जीवन की साधारण स्थितियों में यानी बाहरी चीजों में बड़ा सुधार आने लगेगा। वे चीजें, लोग और स्थितियां जिन्हें आप समझते हैं कि आपके सुख व खुशी के लिए आवश्यक है, अब वे आपकी किसी जो जद्दोजहद। जहोजद जद्दोजहद और कोशिश के बिना ही आपके पास आने लगेंगे। और जब तक भी वे रहेंगे तब तक आप उनका आनंद ले सकेंगे, उनकी सराहना कर सकेंगे। निस्संदेह वे सभी चीजें तब भी एक दिन गुजर जाएंगी, उनका दौर आएगा भी और जाएगा भी। लेकिन क्योंकि अब उन पर आपकी निर्भरता नहीं रही है, इसलिए उनके जाने का कोई भय आपको नहीं सताएगा। जीवन सहज व सरल तरह से चला करेगा। चलिए इसको एक बार जो समझते हैं, फिर अगले पैराग्राफ में दोबारा जाते हैं। अगर हम लाइफ में कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं करेंगे और हम ऐसी कंडीशन में रहेंगे कि हमें इतना कुछ मिला है, शालीनता मिली है, सुघड़ता मिली है, मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस मिला है, एक लाइटनेस मिली, प्रफुल्लता, एनर्जी मिली है, एंड हम अगर उसमें
उसके ऊपर जिसको वैसे एंजॉय करेंगे, तब हम डिपेंडेंट होना बंद हो जाएंगे अच्छे या बुरे के ऊपर। हाँ, ये बहुत विरोधाभास लगता है, पैराडॉक्सिकल लगता है हम सभी को शायद कि हम निर्भर नहीं रहेंगे किसी की चीज के ऊपर। ऐसे कैसे पॉसिबल है? लाइफ में तो बहुत चीजों पे निर्भर रहना पड़ता है। हो सकता है हमें लगे कि हाँ, डिपेंडेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जब हम इस बात को थोड़ा गहरे में समझेंगे तो हम समझेंगे कि लोग, सिचुएशंस, खुशी, गम, लाइफ में स्ट्रगल, ये सब चीजें आते हैं और जाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या उनके होने पे परेशान हो रहे हैं। ये एक किसे सुबह होती है फिर रात होती है, फिर सुबह होती है फिर रात होती है, एक साइकिल ऑफ लाइफ है ना, एक दिन और रात का एक साइकिल है। ऐसे ही चीजें आएंगी और जाएंगी, कभी अच्छा कभी बुरा। हमारी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे ऐसे तो कभी नहीं होती ना। ऐसे होने का मतलब होता है हम चले गए, मर गए, स्वर्गवास हो गया हमारा। तो ऊपर नीचे तो लाइफ का तरीका है। तो अगर आज हम बहुत ऊपर है तो हम ये नहीं कि उड़े कि अरे मुझे इतनी तारीफें मिल रही हैं, ओ माय गॉड। ह्यूमिलिटी उस समय होना इंपॉर्टेंट है। आज हम नीचे गिरे तो ये नहीं कि अरे मेरा सब कुछ लुट गया, मैं परेशान हो गया, ये नहीं है वो नहीं है। दुनिया को बता रहे हैं कि मैं इतना बीमार हूँ, या मैं इतना गरीब हूँ, या मैं मेरा इतना नाखुश हूँ। वो सब करने से क्या हो रहा है, हम विक्टिम मोड पे जा रहे हैं। और कभी किसी ने हमको उस समय आश्वासन दे दिया या हमें उस समय लव कर लिया, तो वो सब टेम्पररी है। लाइफ कैसी है? जीवन सहज व सरल तरह से चलता रहेगा। लाइफ फ्लोज विद ईज। लाइफ को चलाने के लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। एफर्टलेस होना चाहिए। लाइफ जब एफर्टलेस होगी तब लाइफ में बहुत मजा आएगा। अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी प्लीज लास्ट पढ़िए। रिंकू, अच्छा आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, आई मेक यू को होस्ट। अब आप स्नैप कर पाएंगे। या थैंक यू। थैंक यू। जो जो सुख, जो खुशी किसी दूसरे स्रोत से हासिल की जाती है, वह बड़ी छिछली व उजली हुई उजली हुआ करती है। वह कभी भी बहुत गहरी नहीं होती है। वह उस बींग का, उस कांतिमय शांति का केवल एक फीका सा प्रतिबिंब होता है, जिस बींग को आप अपने ही भीतर तब पाते हैं जब आप प्रतिरोध न करने की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। बीइंग आपको मन के परस्पर विपरीत ध्रुवों के पार ले जाती है और चीजों पर रहने वाली मेरे पास चेंज हो और चुका है। और चीजों पर रहने वाली चुप पढ़िए। निर्भरता से आपको मुक्त कर देती है। आपके चारों ओर भले ही सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर धराशायी हो जाए, लेकिन आप तब भी अपने अंतरतम की गहन शांति महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप खुश न हो, लेकिन आप शांतिपूर्ण रहेंगे। नकारात्मक नकारात्मकता का इस्तेमाल करना और त्यागना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रिंकू, एक मिनट, हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे, इसको फिनिश करेंगे। या। हैप्पीनेस कैसे मिलती है? सेकेंडरी सोर्स से, किसी और चीज से, बाहर की चीज से, तो वो कभी भी डेप्थ में नहीं आएगी। अंदर से मिलेगी तो परमानेंट रहेगी। जो बाहर से आता है वो सिर्फ चंद भर पलों के लिए आता है। जब आप जॉय ऑफ बीइंग को फील कर पाएंगे, बीइंग में रह पाएंगे, उससे खुश रह पाएंगे, जैसा है बहुत अच्छे में रह पाएंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जेटिक पीस होगा। आपको गहरी शांति मिलेगी। और जब आप इस स्टेट में रहेंगे जहां आप किसी भी चीज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो आप इसको और अंदर महसूस करने लग जाएंगे। लेकिन जब आपका माइंड फंसा हुआ है और आपने अगर एफर्ट करके माइंड को फ्री कर लिया, किसी चीज पे डिपेंडेंट होने की जगह इंडिपेंडेंट हो गए, तब आपको ये शांति का फीलिंग और आएगी। लेकिन अगर आपने चारों तरफ से
अपने आप को तोड़ लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिया, धराशायी हो गए, आपको अंदर से बहुत दुख हो रहा है, तो आप खुश कैसे रह पाएंगे, पीस पे कैसे रह पाएंगे? तो ये समझने की इम्पोर्टेंस है कि हो सकता है कि हम खुश ना हो, लेकिन हम शांतिपूर्ण हो सकते हैं। दोनों में फर्क है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं खुश नहीं तो शांति कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है खुशी और शांति कि अगर एक दुख आया है, लेकिन सपोज, अगेन बहुत वियर्ड एग्जांपल है, आपके बड़े दादी माँ बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं, लेकिन अब सफर करने के साथ उनको जाना है, आपको उनसे बहुत प्रेम है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत सफर कर रही हूँ, मेरे को तो जाना है। अब वो जब जाती हैं तो आप खुश तो नहीं है ना कि वो चले गए, लेकिन आप पीस फील कर रहे हैं। क्यों पीस फील कर रहे हैं? बिकॉज उनको मुक्ति मिल गई, वो खुश हैं, तो इसलिए आपको पीस फील हो रहा है। इसी बात के बारे में एखार्ट टोल बोल रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ आता है जाता रहेगा, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करना है। दादी और रह जाती, ऐसा कर लेती, तो हम उसमें विरोधाभास सिचुएशन में हैं, और ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो हम आगे हैप्पी नहीं रह पाएंगे। साउंड ऑफ साइलेंस एक साथ थोड़ा देर बात करते हैं। अब हम नया सेक्शन पढ़ते हैं, नकारात्मकता का इस्तेमाल करना और त्यागना। आइए इनको पढ़िए। जितने भी आंतरिक प्रतिरोध हैं, ये सभी किसी न किसी तरह की नकारात्मकता के रूप में अनुभव किए जाते हैं। नकारात्मकता कोई भी हो, वह प्रतिरोध ही है। इस संदर्भ में ये दोनों ही शब्द लगभग पर्यायवाची हैं। नकारात्मकता का फैलाव चिड़चिड़ेपन या अधीरता से लेकर प्रचंड क्रोध तक, एक अवसादी मन या उदासी, खिन्नता व रूठने वाली नाराजगी से लेकर आत्मघाती निराशा निराशा तक रहता है। प्रतिरोध कभी कभी भावनात्मक संचित दुख को जगा देता है, भड़का देता है, और उस अवस्था में कोई छोटी सी भी बात प्रबल नकारात्मकता पैदा कर देती है, जैसे क्रोध, अवसाद या गहरा दुख। जो मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ लीजिए प्लीज जी। अहम ऐसा मानता है कि नकारात्मकता के जरिए वह वास्तविकता में हेर फेर कर सकता है, और इस तरह वह जैसा चाहता है वैसा पा सकता है। उसका मानना है कि नकारात्मकता के जरिए वह मनोवांछित स्थितियां पा सकता है और अवांछित स्थितियों को रफा दफा कर सकता है। A Course in Miracles में बड़ा सही संकेत दिया गया है कि जब कभी भी आप दुखी या अप्रसन्न होते हैं, तब एक ऐसा अचेतन विश्वास उभर कर आता है कि आपकी अप्रसन्नता आपकी इच्छा को पूरी कर देगी। यदि आप अर्थात मन यह मानता ही नहीं हो कि अप्रसन्नता कारगर होती है, कामयाब होती है, तो फिर आप उसे पैदा ही क्यों करेंगे? वास्तव में तथ्य यही है कि नकारात्मकता कारगर व कामयाब कभी नहीं होती। बजाय इसके कि हमारी मनोवांछित स्थिति को पाने में वह सहायक हो, वह उसे आने से ही रोक दिया करती है। बजाय इसके कि अवांछित स्थिति को वह दूर करे, वह उसे हमारे सामने बनाए रखती है। नकारात्मकता की बस एक ही बात वाकई काम करती है, और वह है हमारे अहम को पुष्ट करना, उसे ताकत देना, और इसलिए हमारा अहम इसे बहुत अधिक चाहता है। इतना गहरी बात देखिए। सारी रेजिस्टेंस जो हम करते हैं, प्रतिरोध जो हम करते हैं, वो एक नेगेटिविटी का फॉर्म है, और या एक नेगेटिविटी कोई ना कोई टाइप का फॉर्म है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। सारी नेगेटिविटी भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम नेगेटिव क्यों, हम लाइफ के फ्लो के साथ चल ही नहीं रहे, तो हम ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ, तो नेगेटिव फील कर। अब दो शब्द ये सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची हैं। नेगेटिविटी और रेजिस्टेंस पर्यायवाची हैं। नेगेटिविटी कैसे शुरू होती है?
चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, अधीर हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, बड़ा सारा प्रचंड क्रोध, बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा हमें, एकदम डिप्रेशन आ जाएगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। आप किसी ना किसी चीज के बारे में आप कोस रहे हो, ये नहीं हुआ, रूठ जाते हो, खिंता, ऐसा नहीं। खिंता जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिजेंटमेंट। इसके तो अगर रिजेंट करते रहो तो कैंसर के रूप में भी बदल सकता है। आप किसी से नाराज होकर बैठ जाओ, नहीं उसने मुझसे बात नहीं करी, हाय मैं क्यों बात करूं, आपका ईगो हर्ट हो गया, तो आप उससे परेशान हो सकते हो। या आपको कोई आपकी बॉडी में इससे दर्द भी आ सकता है जब आपको, अगर लुई से की किताब किसी को याद हो, सारी बीमारियां इमोशंस की वजह से आती है, फीलिंग्स की वजह से आती है, जो नेगेटिव भावना की तरफ जाती हैं। सो अगर हमें इन चीजों से बाहर हटना है, ये क्रोध, अवसाद, डिप्रेशन, डीप ग्रीफ, एंगर से बाहर निकलना है, तो हमें एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ कहता है, अहम ऐसा मानता है, जो हमारी ईगो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आई, मी एंड एम। कौन होते हैं हम? अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि मैं शाम को सेशंस ले रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, आई एम अ चैनल ऑफ लव एंड लाइट, मुझसे सेशन करवाया जा रहा है, मुझसे ये चीज बुलवाई जा रही है, इट्स नॉट मी। जैसे कान्हा की बंसी बजती है, मैं बस बंसी हूँ, आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, अरे अपने लिए खुद ही दो चार चीजें बोल दूं, तो मैं कैसे हो रही हूँ, अहम में ग्रस्त हो रही हूँ। और ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, और ये आपको मैन्युपुलेट कर सकती है, हेर फेर कर सकती है, सच्चाई से, रियलिटी से आपको भटका सकती है। और अगर आपके अंदर एक कंडीशन है जो आपको चाहिए, और आपको उसको, लेकिन आपको क्या करना है, चाहिए वाला चीज जो है कि ऐसा हो जाए, अवांछित स्थितियों को रफा दफा कर सकता है, नेगेटिविटी को, अनडिजायरेबल चीजों को आपको अलग करना हो सकता है। अ कोर्स इन मिरेकल्स बहुत सुंदर किताब है, उसमें क्या लिखा हुआ है, जब कभी भी आप नाखुश हो, अनहैप्पी हो, आप अपने बिलीफ के ऊपर देखें कि मैं अनहैप्पी क्यों हूं, अनहैप्पी को मैंने क्यों खरीद लिया, उसको क्यों अपना लिया है, क्या मैं चाहता हूं अनहैप्पी होना? तो अगर मैं नहीं चाहता तो मेरे पास अनहैप्पीनेस नहीं रहेगी। मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, आप बोलेंगे नहीं मैं तो चाहता हूँ मैं खुश रहूं, लेकिन क्या आप खुश होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कैसे करते खुश होने की? एक्सेप्ट करना, जो जैसा है बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो मैं ना खुश हो जाऊंगा, बस वही तो प्रॉब्लम है। अगर हम अपने माइंड के साथ उसको ट्रेनिंग दे दें, तो हम रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम एक्सेप्ट सब कुछ करें तो। बट फैक्ट क्या है कि नेगेटिविटी काम नहीं करती है। अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो हम पॉजिटिव सिचुएशन को बुलाने की जगह उसको आने से रोक देते हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी के जरिए में आ गए हैं। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कभी नहीं आ सकती, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी आ सकती है। तो अब खत्म करने की जगह अब जैसे अगर सपोज मेरे पास कर्जा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोलता हूँ कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है मेरे ऊपर, तो मैं कर्जे को बढ़ा रहा हूँ, ओन कर रहा हूँ, सो नेगेटिव बोल रहा हूँ। सिचुएशन को देख के समझें, फिर उसके लिए वर्क करें। सबसे अच्छा फंक्शन जो हमें करना है, हमें अपने इस अहम को पुश करना बंद कर देना होना, इसको स्ट्रॉन्ग करना बंद कर देना होना। तो क्यों? क्योंकि ईगो को तो बहुत पसंद है, हाय मेरे लिए बड़े कसीदे पढ़े उसने, बड़ी तारीफ करी है, बड़ा मजा आया। कभी कोई बोल भी रहा है ना, इट्स ओके, ले लीजिए कि हाँ ये मेरे हायर सेल्फ के लिए कुछ मैंने अच्छा करा है, उसके लिए ये चीज है, ये मेरे लिए नहीं है। तो हमें बार बार अपने आप को ह्यूमिलिटी में लाना होगा। आइए रिंकू आगे बढ़े। एक बार जब आप किसी नकारात्मकता के साथ खुद को तार, तार, तारबियत तादात्म्य। तादात्म्य हाँ, तादात्म्य। तादात्म्य कर लेते हैं, तो फिर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक गहरे और चैतन्य स्तर पर आप सकारात्मक बदलाव को भी नहीं चाहते हैं। ऐसा करना आपको आपकी दुखी, क्रोधी या सताए गए व्यक्ति वाली छवि के लिए खतरा पैदा कर देता है। तब आप अपने जीवन में सकारात्मकता
की उपेक्षा करने लगते हैं, सकारात्मक को इनकार करने लगते हैं और उसे चुपके चुपके भी इधर उधर कर दिया करते हैं। यह एक बहुत ही आम मंजर है, लेकिन यह पागलपन भी है। नकारात्मकता पूरी तरह अप्राकृतिक है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। यह मन को प्रदूषित करने वाली होती है। प्रकृति के विषाक्त होने, उसका विनाश होने के और उस व्यापक नकारात्मकता के बीच गहरा संबंध है, जो कि सामूहिक मानव मन में एकत्र हो गई है। मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई भी अन्य जीव नकारात्मकता नहीं जानता। इस प्रकार मनुष्य के अलावा इस धरती का अन्य कोई भी जीव धरती का अतिक्रमण, अत्याचार, बलात्कार नहीं करता। इस धरती को विषाक्त नहीं करता, जो कि उसका पालन पोषण करती है, उसे जीवन दान देती है। क्या आपने कभी किसी अप्रसन्न फूल को देखा है? किसी तनावग्रस्त पेड़ को देखा है? क्या किसी एक ऐसी डॉल्फिन को देखा है जो अवसाद में हो? या किसी ऐसे मेंढक को देखा है जिसे अपनी इज्जत की समस्या हो? या किसी बिल्ली को जो कि चैन से आराम न कर पा रही हो? किसी ऐसी चिड़िया को जो कि नफरत या और नाराजगी को का बोझ लेकर उड़ रही हो? केवल वे ही पशु पक्षी कभी कभी कुछ नकारात्मकता महसूस करते तथा पागलपन का बर्ताव करते दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्यों के साथ निकट से रह रहे होते हैं, और इसलिए मनुष्य की ही मानसिकता और पागलपन से उनके तार जुड़ गए होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। सो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को नेगेटिविटी से, तो हम लेट गो नहीं कर सकते। फिर हम फिर हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने अपने आप को ना एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। सो डीप अनकॉन्शियस लेवल पे अगर हमें पॉजिटिव चेंज चाहिए लाइफ में, हमें नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्री या कोई गुस्सैल पर्सन है, उसको हमें इग्नोर करना होगा, नहीं तो वो हमारी पॉजिटिविटी को तोड़ देगा। ये कॉमन फिनोमेना है। हम इससे पागल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। लोग कुछ भी बोल दें, लोगों का काम है कहना, सुनो सबकी, करो अपनी। नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी दे रहा है तो उसको अपने ऑरा में आके आपकी शांति को भंग मत करने दो। नेगेटिविटी कंप्लीटली अननेचुरल है, एकदम अप्राकृतिक है। क्यों है? क्योंकि साइकिक पोल्यूटेंट है, परेशान कर रही है हमें। एक बहुत गहरी लिंक, एक डीप लिंक आता है, एक मन को प्रदूषित करना, पॉइजन करना मन को, और नेचर, माँ प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना। इसके लिए बहुत सारी नेगेटिव लगती है और बहुत सारे इंसानों की कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी आती है। और इसी की वजह से माँ प्रकृति, हमारी सिस्टर गैया, मदर अर्थ को इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने उसको अब्यूज किया है, वायलेट किया है, जहर दिया है माँ प्रकृति को। कि अब माँ प्रकृति कैसी है? उनके लिए तो कोई बैर नहीं है ना, इंसान या जानवर या पेड़ या पौधा। मुझे नहीं पता आप लोग को पता है कि नहीं। इवन जो, मतलब आपको अजीब लगेगा मैं आज बोलती हूँ, बट आई थिंक कई लोग को नहीं भी लगेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, एनिमल किंगडम भी बात करता है। आपको पता है, लोग ऐसे होते हैं जैसे साइकिक होते हैं ना, कि आपने वहां को बोला उनको समझ में आ जाता है। ऐसे एनिमल्स के लिए भी साइकिक लोग होते हैं, जो एनिमल की बातें आपको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जैसे मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका एक डॉग बहुत रोता था। तो वो एक एनिमल साइकिक के पास गई, उसने बताया कि वो कि रोता ऐसा है, जब तुम लोग ऐसा करते हो, ऐसा करके तो खुश रहेगा। इमीडिएट चेंज आ गया डॉग में। तो इनकी भी लैंग्वेज होती है, पेड़ पौधों की लैंग्वेज होती है। मेरी सूरजकुंड में, चामसोद में एक बहुत यंग गर्ल है, वो कनेक्ट करती है प्लांट्स से। इस माली ने पानी दिया या करा तो बोले बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज वो हमारी जड़ों को काट, दूसरा वाला फटाफट आता है जड़ों को भी उकसाता है, तो हम लोग को परेशानी होती है। ये लोग तो हमेशा, हमें दिखता नहीं कि परेशान है कि नहीं, बट कभी हाँ, हमने स्ट्रेस पेड़ को देखा है, बट एक्चुअली में ये लोग भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? मानव की वजह से, हम इंसानों की वजह से, खुद की वजह से नहीं। हमने रूट काट दी, हमने कुछ ऐसा कर दिया, हमने परेशान कर दिया। सो एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम हमेशा खुश रहता है।
ह्यूमन किंगडम जो है वो नेगेटिविटी में इतना ग्रस्त हो गया, इतना बावरा हो गया, इतना पागल हो गया है कि उसने अपनी मानसिकता ही खो दी है। उसने अपनी जड़ों से ही अपना कनेक्शन हटा दिया है। हम ऑर्गेनिक खाना कितना कम खाते हैं, हम ऑर्गेनिक चीजें कितना कम करते हैं, कहाँ फंस गए हैं दिखने दिखाने में। हमें लगता है रिच कौन होते हैं, जिनके पास बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी ज्वेलरी। रिच अंदर से बनना होता है। इस बात को एखार्ट टोले में बार 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 बता रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करना है तो हम हैप्पी, पीसफुल, लविंग रहेंगे। आगे बढ़ें। किसी भी पेड़ पौधे या पशु पक्षी को गौर से देखिए और वह आपको सिखा देगा कि जो है को कैसे स्वीकार किया जाता है, अब के समक्ष कैसे समर्पण किया जाता है। उससे जानिए कि दीन क्या है। उससे सीखिए कि समग्रता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी यानी ऐक्य में रहना, जो आप हैं वही रहना, बिना किसी आडंबर व पाखंड के जीना क्या होता है। वह आपको सिखा देगा कि कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए, और किसी भी समस्या को रचना, उसी में जीना और उसी में मर जाना, यह कैसे ना किया जाए। मैं कई जैन गुरुओं के zen साथ zen रहा हूँ। सॉरी, मैं कई जैन गुरुओं के साथ रहा हूँ। वे सभी बिल्लियां हैं। बतखों ने ही मुझे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हैं। बतखों को बस देखते रहना एक ध्यान ही है। कितने शांत भाव से वह तैरती चली जाती हैं, स्वयं के साथ सहज रहती हैं। अब मैं पूरी तरह प्रेजेंट रहती हैं। इतनी शानदार और बेनुक्स की केवल कोई मन से मुक्त प्राणी ही ऐसा रह सकता है। हाँ, कभी कभी दो वक्तों में लड़ाई हो जाती है, कभी किसी अस्पष्ट कारण से, या कभी एक बतख द्वारा दूसरी के निजी क्षेत्र में आ जाने से, या आ जाने के कारण से। लेकिन वह लड़ाई कुछ पल ही चलती है और फिर वे दोनों अलग हो जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में तैर जाती हैं, और कुछ बार अपने पंख जोर से फड़फड़ा देती हैं। फिर वे बड़ी शांति के साथ ऐसा तैरती रहती हैं जैसे वहां कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी। जब यह मैंने पहली बार देखा था, तो अचानक मुझे यह भान हुआ था कि अपने पंख फड़फड़ा कर वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को निकाल दे रही थी, और इस तरह उसे अपने शरीर में ठहरे रहने और नकारात्मक रूप। और नकारात्मक रूप धारण कर लेने से खुद को बचा रही थी। यही प्राकृतिक प्रज्ञा है, और यह उनके लिए आसान भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मन नहीं पाल रखा है जो कि अतीत को अनावश्यक रूप से जिंदा बनाए रखे, या फिर और फिर उसके साथ खुद को तादात्म्य कर ले। क्या? बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं एक मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट समझना। अगर हम जानवरों को और प्लांट्स को दिखेंगे, वो हमें सिखाएंगे एक लेसन। किसका लेसन? एक्सेप्टेंस का। जैसा है वैसा है, सरेंडर कर दो, अभी नाव में सरेंडर कर दो। उनको सिखाने दीजिए, आपको उनको ऑब्जर्व करिए। वो आपको सिखाएंगे इंटेग्रिटी क्या होती है, वो सिखाएंगे कि असली रियल क्या होता है, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे मरने का डर तो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जब आपको फियर नहीं रहेगा तो आपको लव शुरू हो जाएगा। एखार्ट टोले का बोलना है कि वो बहुत सारे बहुत सारे जेन मास्टर्स के पास रहे हैं, और वो मास्टर्स कौन थे? बिल्लियां थी, कैट्स थे। और बोलते हैं कि डक्स, बतख ने भी उनको लेसन सिखाया। क्या लेसन सिखाया? कि वो अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं, फिर लड़ाई हो जाती है, उल्टी दिशा में जाते हैं, लेकिन वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं। हमारे अंदर जो एक्सेसिव एनर्जी आ जाती है उसको हमें हटाना है। जब हम हटाएंगे तो हम रीजनिंग, जब गुस्सा आता है तो हम रीजनिंग कर पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमारे अंदर वो आक्रोश है, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। सो अगर हम अपने आप को कहीं जाके तो शांत करेंगे, कुछ थोड़ा सा शांत कैसे करना चाहिए अपने को, पावर ऑफ नाउ में है। सिंपल, बैठ जाइए आंखें बंद करके, अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए।
टेक अ डीप ब्रेथ इन, पेट फूलेगा, फिर उसको थामे, फिर निकाले। 10-12 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका गुस्सा, आक्रोश खत्म हो जाए। क्यों? बिकॉज माइंड को भी खाना चाहिए। माइंड को खाना क्या है? मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें। टेक्निक्स बहुत सारी है मेडिटेट करने के लिए। उससे आप लाइफ में अच्छा को देख पाएंगे। अच्छा देख पाएंगे तो आपका जो इरिटेशन है, गुस्सा है, पागलपन है, ये सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इसी मैकेनिज्म को हम लोग को सीखना है, समझना है। आइए आगे बढ़ें। ये सवाल जवाब है। अब पहला सवाल करेंगे। मैं सवाल पढ़ती हूँ, आप जवाब पढ़िएगा, फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। क्या किसी नकारात्मक भावना में भी कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा नहीं होता है? उदाहरण के लिए, मैं अक्सर अवसाद महसूस करता हूँ। यह एक संकेत हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, और ये मुझे अपने जीवन में झांकने के लिए और आवश्यक बदलाव करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए मुझे अपनी इस भावना को सुनने की आवश्यकता है, ना कि उसे केवल नकारात्मक कहकर खारिज कर देने की। सवाल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर रिंकू जवाब पढ़ेंगी। ये कि नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इमोशन जब आता है, क्या मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है? जैसे मुझे कई बार डिप्रेशन फील होता है, क्या ये सिग्नल है कि कुछ रॉन्ग है मेरी लाइफ में? क्या या ये मुझे फोर्स कर रहा है अपनी लाइफ को देखने के लिए कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं? इसका मतलब ये है कि शायद मुझे अपने आप को सुनना और अपने इमोशन को समझने की जरूरत है, और नेगेटिविटी को खारिज करने की जरूरत है, उसको डिसमिस करने की जरूरत है। सिर्फ नेगेटिविटी को हटाना नहीं है। नेगेटिविटी एक सिम्टम, एक आपका रिजल्ट है। सिम्टम क्या है? सोच, नजरिया। उसको बदलेंगे तो नेगेटिविटी बदल जाएगी, डिप्रेशन चला जाएगा। जवाब पढ़िए एखार्ट टोल का। ये सवाल करा है वक्ता ने और एखार्ट टोल जवाब दे रहे हैं। प्लीज पढ़िए। हाँ, बार बार आने वाली नकारात्मक भावना कभी कभी कोई संदेश लेकर आती तो है, बीमारी की तरह ही। लेकिन आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी बदलाव, चाहे वह आपके काम धाम के साथ हो, आपके संबंधों के साथ हो या आपके परिवेश के साथ हो, वह अंततः तब तक ऊपरी वश दिखाती ही रहता है जब तक कि वह आपकी चेतना के स्तर पर आने वाले बदलाव से प्रस्फुटित नहीं होता। और जहाँ तक ऐसे बदलाव की बात है, इसका केवल एक ही अर्थ होता है, और वह है अधिकाधिक प्रेजेंट रहना। जब आप प्रेजेंट जब आप प्रेजेंस के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब आपको किसी ऐसी नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि वह आए और आपको बताए कि आपकी जीवन स्थिति में क्या कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक नकारात्मकता मौजूद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल एक ऐसे संकेत के रूप में कीजिए कि वह आपको अधिकाधिक प्रेजेंट रहने की याद दिलाती रहती हो। इसमें पूरा एक लेसन भरा हुआ है। नेगेटिव इमोशन अगर बार 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 आ रहे हैं, आपको एक मैसेज आ रहा है, बॉस तुम पहले नहीं देखा मुझे, अब देखो, अब देखो। जैसे बीमारी होती बार बार आती है, कि बीमारी का सिम्टम क्या है उसको हमने नहीं देखा है। तो बीमारी आती है तो हमें पता है, लुई की किताब देखो फटाफट, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि ये बीमारी है, ये सिम्टम क्यों आया है, और ये एफर्मेशन से खत्म कर लो। लेकिन जब नेगेटिविटी लाइफ में आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए। हमने क्या चेंज किया है अपनी लाइफ में, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे हमारे माहौल के लिए, सराउंडिंग के लिए हो। अल्टीमेटली हमें चेंज जब तक हम नहीं करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं देखेंगे। कहते हैं ना, आप बहुत गंदी जगह रह रहे हो, सामान भरा पड़ा है, तो आपकी लाइफ में सामान अंदर भी भरा पड़ा रहेगा। जैसे आप बाहर हो वैसे आप अंदर हो। तो बोलते हैं ना कि सिंपल रहो, अनक्लटर्ड चीजों में रहो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो एक चीज और है, जब हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहना सीखते हैं, तो इसका मतलब
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस पल जो हो रहा है। अभी हम प्रेजेंट कहाँ हैं, इसका मतलब अभी हम सेशन सुन रहे हैं, एकार्ट टोल का जवाब सुन रहे हैं। अभी ये नहीं कि हाँ 5:15 क्लास है फिर मुझे उसको वो देना है, इसका मतलब हम प्रेजेंट से भटक गए। प्रेजेंट मतलब जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमें ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, कि जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ डिग्री ऑफ प्रेजेंस हम उसको फील कर पाते हैं, तब हमें नेगेटिविटी से हम दूर हो जाते हैं। लाइफ अपने आप चलती है, हमें उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक नेगेटिविटी लाइफ में है, तब तक हमें सिग्नल, संकेत को समझने की जरूरत है। ये सिग्नल्स आ रहे हैं हमें बताने के लिए कि तुम प्रेजेंट में नहीं हो। आइए अगला सवाल करें। ऐसा कैसे हो कि नकारात्मकता पैदा ही न हो, और अगर हो भी जाए तो हम उससे तत्काल छुटकारा पा सकें। सो जैसा कि नहीं, क्या एक है? क्वेश्चन हम सॉरी हम मैंने बात नहीं बदल दिया, बट इट्स ओके, क्वेश्चन आप कर लीजिए, आंसर मैं कर लूँ, डजंट मैटर, जो भी कैसे भी। सो अगर नेगेटिव, so, इनका सवाल बड़ा अच्छा आया जो वक्त ने पूछा है कि हम अपने आप को नेगेटिविटी आने से कैसे हटा दें, कैसे हम एक बार के लिए खत्म ही कर दें कि ये आए नहीं। सो आप जवाब भी पढ़ लीजिए। जवाब को दो टुकड़ों में पढ़ते हैं, पहले इतना पोर्शन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से प्रेजेंट रहने पर आप उसे पैदा होने से रोक सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित मत होइए। इस धरती पर ऐसे कम ही लोग हैं जो कि निरंतर प्रेजेंस की अवस्था में बने रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस अवस्था के काफी निकट रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही काफी सारे लोग इस अवस्था में रहने वाले हो जाएंगे। जब कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई नकारात्मकता पैदा हो रही है, तो आप उसे ऐसे देखिए जैसे आप किसी फर्नीचर को देखते हैं, लेकिन उसे एक मददगार संकेत की तरह भी देखें, जो आपसे कह रहा हो, जागो, अपने मन से बाहर निकल जाओ, प्रेजेंट रहो। अड- अल्डस हक्सले अल्डस हक्सले अल्दस का हक्सली। एक एल्डस हक्सले का एक उपन्यास है, आइलैंड, जो आप जो आइलैंड, जो उन्होंने अपनी काफी बड़ी उम्र में तब लिखा था जब आध्यात्मिक शिक्षाओं में उनकी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी नाक टूटकर एक ऐसे दूरस्थ और निर्जन टापू पर जा लगी थी जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। उस टापू पर एक अनूठी उस टापू पर एक अनूठी सभ्यता रह रही थी। उस सभ्यता की एक असाधारण बात यह थी कि बाकी दुनिया के विपरीत वे लोग सचमुच स्वस्थ चित्त थे, विवेकी थे, अविक्षिप्त थे, पागल नहीं थे। जिस बात से हक्सले का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट किया, वे थे रंग बिरंगे तोते जो पेड़ों पर अपना अंडा अड्डा जमाए हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वे लगातार इन शब्दों को बोल रहे थे, ध्यान दो यहाँ और अब, ध्यान दो यहाँ और अब। हमने हमें बाद में पता चला कि टापूवासियों ने ही उन्हें यह शब्द सिखाए थे ताकि प्रेजेंट रहने के लिए उन्हें यह बात लगातार याद दिलाई जाती रही। हाउ वंडरफुल। प्रेजेंट रहने के लिए वो आइलैंडर्स ने उन पैरेट्स को सिखा दिया, बहुत सुंदर पैरेट्स हैं वहां के, कि अटेंशन हियर एंड नाउ, अटेंशन हियर एंड नाउ, कि तुम कहाँ भटक गए, वापस अटेंशन में आओ। ऐसे अपने बोलते स्टैंड एट ईज, अटेंशन, स्टैंड ईज मतलब आराम से बैठे हुए हैं, अटेंशन में खड़े हो जाओ। तो क्योंकि अटेंशन जब है तो आपका ध्यान ऐसे भरा हुआ है। सो अब हम चलते हैं, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको नेगेटिविटी से फ्री होना है हमेशा के लिए, तो हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट रहेंगे तो हमें हताश नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, मदर अर्थ पे, जो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ में रहते हैं, जहां वो पॉजिटिविटी देखते हैं, प्रेजेंस देखते हैं। और बहुत हैं जो नहीं रहते। लेकिन एखार्ट टोल का बोलना है कि ये तादाद बढ़ती जाएगी जो लोग
एक्सेप्ट करते हैं, पीस में रहते हैं, स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं। जब जब कभी भी हम नेगेटिविटी का देखें कि नेगेटिविटी बढ़ के आ रही है, तो हमको अपने अंदर झांकना चाहिए। उसको एक फेलियर नहीं देखना चाहिए, अरे मैं फेल हो गया। उसको एक सिग्नल देखना चाहिए कि मुझे क्या दिखाने आया है, क्या बोलने आया है। जागो, अपने मन से बाहर निकल आओ, प्रेजेंट रहो। वेक अप, गेट आउट ऑफ योर माइंड, जस्ट बी प्रेजेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जब नेगेटिविटी हमें आए तो हम बार बार अपने अंदर जाएं, वेकअप वेकअप। आपका सपोज अभी रिंकू नाम है, वेकअप रिंकू, या मैं अपने लिए बोलूं वेकअप प्राची, गेट अप, ओके फाइन, ये आया है, क्या सिखाने आया, ओके मुझे अब अपना बताओ कि क्या सिखाने आए हो। एंड तब आप ओपन एंड रिसेप्टिव हो जाते हैं लेसन्स के लिए। जो एल्डस हक्ले का ये जो कहानी है, ये सिंपल इतनी सी कहानी है कि बस वो उन्होंने पैरट्स को ट्रेन किया है और वो बोलते हैं प्रेजेंट रहो, अटेंशन हियर एंड नाउ, अटेंशन हियर एंड नाउ। आइए अगला पढ़ते हैं। हम्म। इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर नकारात्मकता अपना सिर उठा रही है, अपना सिर उठा रही है, ऐसा चाहे किसी बाहरी बात के कारण हो, किसी विचार के कारण हो, या फिर ऐसे किसी विशेष कारण से भी हो जिसे कि आप पहचान नहीं पा रहे हो, तब उसे नकारात्मकता को तब उस नकारात्मकता को एक ऐसे सचेतक की तरह देखें जो आपको सचेत कर रही हो। ध्यान दो यहाँ और अब, जागो। इस संदर्भ में आपकी कोई एक छोटी सी भी चिड़चिड़ाहट, एक छोटी सी झल्लाहट भी एक मायने रखती है, और इसलिए आप उसे देखें, उसे समझें, अन्यथा अनदेखी प्रतिक्रियाएं आपके अंदर इकट्ठा होती चली जाएंगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे ही आप यह समझ लेंगे कि आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर रखना नहीं चाहते हैं, और यह भी कि यह किसी सार्थक उपयोग की नहीं है, क्यों ही आप इसे अनायास ही छोड़ सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित कर ले कि आपने इसे पूरी पूरी तरह छोड़ दिया है, और अगर आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप यह स्वीकार कर लें कि वह आप में है, और उस होने के एहसास पर अपना ध्यान दें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसको समझते हैं पहले। हमें समझना है जब नेगेटिविटी हमारे अंदर सर उठा के आती है, चाहे वो बाहर की किसी ने बोल दिया तो हम नेगेटिव हो गए, चाहे हमारे अंदर से हो गया, हमें इस बात पे अवेयर होना है, अटेंशन हियर एंड नाउ, वेक अप वेक अप। छोटी सी चिड़चिड़ाहट भी अगर आए तो हमें उसको समझना है कि हमें उसको एक्नॉलेज करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। चिड़चिड़ा नहीं, हम शुरू हो जाए एफर्मेशन, चिड़चिड़ाते नहीं, आई एम काम, आई एम पीसफुल, नो। वो ऊपरा ऊपरी लेप होगा, अंदर से बीमारी घर कर रही होगी। आपको उसको अटेंशन लेना है, क्यों मुझे चिड़चिड़ाहट हुई, क्या रीजन है। नहीं तो वो एक के बाद बढ़ती जाएगी, तो राई का पहाड़ बन जाएगा और एक दिन वोल्केनो फट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमें उसको ड्रॉप करने से पहले रियलाइज करना है कि हमारे अंदर एनर्जी फील्ड क्या चल रहा है, कि इसका कोई पर्पस आने वाला है कि नहीं लाइफ में। जब हम उसको समझ जाते हैं कि क्यों आया, तब आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अभी अगर कुछ बहुत परेशान कर रहा है, आपने बोला कि नहीं मैं ध्यान नहीं दे रहा, दिमाग में तो बैक में चलते जा रहा है ना वो। इस बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्वीकार करना, समझना, और तब उसके ऊपर अमल करना। नेगेटिविटी से छोड़ना आसान है, लेकिन उसको समझना है क्यों नेगेटिविटी आती है मेरे अंदर। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं रिंकू। किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया को छोड़ने के एक विकल्प के रूप में आप उस प्रतिक्रिया के बाहरी कारण के लिए यह कल्पना कीजिए कि आप पारदर्शी हो गए हैं। तब आप उस प्रतिक्रिया को गायब होते देख सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप इसका अभ्यास पहले छोटी और बहुत छोटी प्रतिक्रियाओं के साथ भी करना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। अचानक ही सड़क के उस पार से किसी कार के तीखे व तेज हॉर्न की आवाज आपके कानों को चीर जाती है। एक झल्लाहट पैदा होती है। जरा सोचिए कि इस झल्लाहट का प्रायोजन क्या
नहीं, फिर आपने इसे क्यों पैदा किया? इस झल्लाहट को आपने पैदा नहीं किया, बल्कि मन ने पैदा किया। यह झल्लाहट पूरी तरह स्वयं स्फुट स्फुट थी, पूरी तरह अनजाने व अनचाहे पैदा हुई थी। तो मन से इसे क्यों पैदा किया? क्योंकि मन अचेतन रूप से यह मानता है कि यह झल्लाहट एक प्रतिरोध है, जिसे कि आप नकारात्मक या नाखुशी या नाराजगी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। यह झल्लाहट किसी न किसी तरह इस अवांछित अवस्था को दूर कर देगी। यह एक भ्रम है, भ्रांति है सचमुच। जो प्रतिरोध मन ने खड़ा किया है, जैसे इस मामले में झल्लाहट या क्रोध, दरअसल वह उस मूल कारण से कहीं अधिक शुद्ध, उद्विग्न और हैरान परेशान करने वाला है, जिसे कि दूर करने के लिए मन ने यह कदम उठाया है। एक ऑल्टरनेट देखते हैं। नेगेटिव सिचुएशन को या रिएक्शन को जब आता है ड्रॉप करने की जगह, उसको गायब करने की जगह हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और जो बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो हमें इफेक्ट नहीं कर रही हैं। हमें इसको इकट्ठा टोलका बोलना है, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। छोटी चीजें जो होती हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिसे वो बोलते हैं कि अगर हम सपोज घर में बैठे हैं, चुपचाप घर में बैठे हैं और एकदम से कोई बड़ा कोई हमारे दरवाजे पे आकर जोर जोर की गाड़ी बजाई जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है, तो हमें क्या यार, मैं तो शांति से बैठा होता, देखो कितना पागलों की तरह मेरे सर में हॉर्न बजा रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो क्या सर चला, हमने क्यों पैदा करा ये इरिटेशन? कोई जरूरत थी क्रिएट करने की? नहीं। लेकिन हमारे दिमाग ने करी। मुझे शांति पसंद थी, इतने बढ़िया बैठा था, एकदम आके इतने शांति भंग कर दी। ये एकदम ऑटोमेटिक होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे अपने आप आता है। माइंड प्लेज गेम्स। जब हमारे माइंड ने इसको क्रिएट किया है, क्योंकि हमने अनकॉन्शियस लेवल पे एक बिलीफ पाल रखा है कि जब कभी कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं होगा, मैं इरिटेट होऊंगा। ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है बचपन से, और सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर कि कुछ भी अनडिजायरेबल होगा तो मैं क्रोध में आऊंगा। ये एक भ्रम है, ये एक भ्रांति है। हमें इससे बाहर निकलना है। हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, इसका मतलब कि लाइफ ऐसे होगी तो मैं खुश होऊंगा, ऐसे हो जाएगी तो मैं खुश नहीं होऊंगा। जैसा है वैसा है। अगर वो हॉर्न बजा रहा है तो अभी बजा बंद भी हो जाएगा। जब हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो गुस्सा, इरिटेशन भी आना खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा। आज हमने ऐसा रिएक्ट किया, हम अगर अवेयर हुए कि अरे मैंने ऐसा रिएक्ट किया, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम कम रिएक्ट करेंगे, थर्ड टाइम और कम, फोर्थ टाइम दिमाग रिएक्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा इट्स ओके यार, सब शांति है, सब बहुत बढ़िया है, सब मंगलमय है। इसी को हम अपने आप को कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड बोलते हैं। आइए 2 पैराग्राफ और पढ़े इसी के बारे में। इस सब को आध्यात्मिक साधना के रूप में परिणत किया जा सकता है। स्वयं को पारदर्शी होता महसूस कीजिए। यह ऐसा ही पारदर्शी, जैसे कि आप शरीर किसी ठोस पदार्थ का न हो, जैसे कि आपका शरीर किसी ठोस पदार्थ का ना हो। उस शोर को या नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करने वाली किसी भी बात को अपने उस पारदर्शी शरीर में से गुजरने दीजिए। वह आपके अंदर की किसी भी ठोस दीवार से नहीं टकरा रही है। जैसा कि मैंने कहा, पहले किसी छोटी बात से शुरू कीजिए। कार का हॉर्न, कुत्तों का भौंकना, बच्चों का हल्ला करना, ट्रैफिक जाम में फंसना इत्यादि। बजाय इसके कि आप अपने अंदर प्रतिरोध की कोई दीवार खड़ी करें, जिसमें कि ऐसी चीजें जिन्हें की होना नहीं चाहिए, लगातार और तकलीफ देह तरीके से टकरा रही हो, लगातार और तकलीफ देह तरीके से टकरा रही हो। आप हर चीज को अपने में से बस गुजर जाने दीजिए। अगर कोई आपसे कुछ ऐसी बात कह देता है जो कि अब भद्र है और ठेस पहुंचाने के लिए कही गई है, तब बजाय इसके कि आप
अचैतन्य प्रतिक्रिया करने व नकारात्मकता में जाएं, जैसा आक्रामक हो उठना, बचाव की मुद्रा में आ जाना या वहां से चले जाना, आप उसे अपने में से गुजर जाने दीजिए। कोई प्रतिरोध पैदा मत कीजिए। यह कुछ ऐसा होगा जैसे उस ठोस को देने वाला वहां कोई है ही नहीं। यही है क्षमादान। इस तरह से आप अभेद्य हो जाते हैं, मगर तब भी आप चाहते हैं उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसका व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह आपकी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित कर सके। तब आपकी शक्ति आपके हाथों में ही रहेगी, किसी और के हाथों में नहीं। और न ही तब आप अपने मन द्वारा संचालित किए जा रहे होंगे, चाहे कार का हॉर्न हो, कोई अशिष्ट व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूचाल हो, या आपके स्वामित्व में रहने वाली सारी चीजों का खो जाना हो। प्रतिरोध की प्रणाली एक समान ही रहा करती है। सो वी वो हमने डिस्कस कर लिया कि पारदर्शी ग्लास की तरह रहे, नेगेटिव सिचुएशन आए, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला जो सेक्शन ये बोल रहे हैं, बहुत सुंदर सेक्शन है। किसी ने हमें कुछ बहुत अभद्र, झूठ बोल दिया, इंसल्ट कर दी, परेशान कर दिया, तो हम उसके, ये उसका परसेप्शन है। क्या हम अपने बारे में ही फील करते हैं? हम क्यों डिफेंड करें? हम क्यों उसको वापस चार बात और बोलें? क्यों हम उसे दूर होके बैठे, तो उसने मुझे ऐसे बोला था, मैं तो उसे बात नहीं करने वाला। उसको आकर आया है, चला जाएगा। सुनो और निकालो, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। वो अगर आप बोलोगे तो दो बात की चार होगी, चार की आठ होगी, बट वो बोलता रहेगा और आप बोलोगे वो भी बकबक करते बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको आपकी तरफ से प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं मिला। अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते हो तो हर्ट करना भी बंद करना पड़ेगा और अपने आप को जज करना भी बंद करना पड़ेगा। इसी को एकार्ट टोले बोलते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिव को अगर इंग्लिश में आप ब्रेक करोगे, फॉर गिविंग, फॉरगिव। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब बने हैं देने के लिए। क्या देने के लिए? खुशी। तो अगर खुशी देने के लिए बने हैं तो फिर माफी भी देंगे ना, कुछ हमें खुश रहना है। उसने बोला कोई बात नहीं, ये थोड़ा ना कि कल मैं उससे बात नहीं करूंगा। जब हम इतने इनवॉल्रेबल हो जाएंगे कि अब किसी कोई बात हमें फर्क नहीं पड़ेगी, जब हम फर्क पड़े तो हम वल्नरेबल हैं, अरे उसने अटैक किया, मैं परेशान हो गया, मैं रोना आ रहा है। जब हम इनवल्नरेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमें बोले इट्स ओके, इट्स ओके, उसका नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव है। हाँ, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आपने जो बोला मुझे ठीक नहीं लगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, बट उतना ही। आपकी जो पावर है किसी और के हाथ में मत दीजिए। आपके माइंड को आपके साथ खेलने मत दीजिए। उसको थोड़ा संचलित करें, थोड़ा उसको कंट्रोल में लाएं। अब गाड़ी का अलार्म बज रहा है, कोई इंसान खराब बात कर रहा है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म वर्क नहीं करना चाहिए। उसको भी एक्सेप्ट कर लो, इट्स ऑल राइट। आखिरी सवाल पढ़ते हैं आज का। मैं पढ़ती हूँ, फिर जवाब पड़ेगा। मैं ध्यान का अभ्यास किया करता था। ध्यान मतलब मेडिटेशन। मैं कई कार्यशालाओं में भी गया हूँ, वर्कशॉप्स में भी गया हूँ। मैंने आध्यात्म पर कई किताबें पढ़ी हैं, स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ी हैं, और मैं अप्रतिरोध, अविरोध की अवस्था में रहने की कोशिश किया करता हूँ। इसका मतलब मैं नॉन रेजिस्टेंस और इसकी अवस्था में रहना शुरू कर देता हूँ, सो दैट इनर पीस मेरा रहे हमेशा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे सच्ची और स्थायी आंतरिक शांति मिलती है, तो मैं ईमानदारी से जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे ये क्यों प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसके लिए मैं क्या करूं। वेरी ब्यूटीफुल। तो कितना ही वर्कशॉप्स कर लीजिए, कितना ही मेडिटेशन कर लीजिए, कितनी किताबें पढ़ लीजिए, कितनी नॉन रेजिस्टेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपने उसको पहले पहले जवाब सुनते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज पढ़िए। आप उसकी तलाश अभी भी बाहर ही कर रहे हैं, और आप तलाश की तरकीबों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद अगली कार्यशाला में या किसी नई तकनीक से मुझे जवाब मिल जाए।
मिल जाए, पर आपके लिए यह इतना ही कहूँगा। क्या हुआ? चलिए मैं पढ़ती हूँ। आप उसकी तलाश अभी भी बाहर कर रहे हैं। आप ना कुछ बाहर खोज रहे हो। ये मैं वर्कशॉप कर लूंगा, किताबें पढ़ लूंगा, स्पिरिचुअलिटी में चला जाऊंगा और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मुझे बाहर से हैप्पीनेस मिलेगी। अंदर क्या है वहां झांका ही नहीं हमने। शांति खोज हम करना बंद कर दीजिए। जब आप खोजते रहेंगे आप कभी शांत नहीं रहेंगे। जैसे अब मैं सीखा बोलती हूँ, कई लोग बोलेंगे सीखा भी नहीं रहना चाहिए, आप सीख ही करते रहोगे। मैं तो सिक्ड हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपका वो वर्जन है व्हाई नॉट। एक हाथ टोटली तो बहुत बढ़िया है। हमारे अंदर एक बैटल चलता रहता है, एक आंतरिक द्वंद चलता रहता है और हम सबकॉन्शियसली ऑपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। हम पीसफुल नहीं रह पाते क्योंकि हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। मैंने ऐसा उसमें क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। हम जज कर रहे हैं अपने आप को। अब जब जज कर तो अशांतता फील होंगी। हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। सो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्वतंत्र कैसे होगी हमारी? हाउ विल वी चेंज आवर लाइफ? जब हमें अपने आप जैसे हम हैं उससे हम एक्सेप्ट कर लें, तब हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? सरेंडर। ये मैजिकल है। अभी हम क्या चाहते हैं? मेरा वजन इतना हो जाए, मेरे बाल ग्रे हैं वाइट हो जाएं, मेरे फेस पे झुर्रियां वो ठीक हो जाएं, या मुझे इतनी वेल्थ मिल जाए, या मुझे इतना रुतबा मिल जाए, या मुझे शोहरत मिल जाए, या मुझे इतना ये मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए। हम एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट हैं। अंदर इतना कुछ है हमारे पास, हम उससे तो बेखबर हैं। आज इतना ही। अब हम 3 बार साउंड ऑफ साइलेंस सुनेंगे। उसके लिए आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए सो दैट आप इस साउंड ऑफ साइलेंस को एंजॉय कर पाए। सवाल कुछ होंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक रिंकू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज इतनी मीठी है और आपने इतने सुंदर से पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंड आई गेव यू अ चांस। आई वुड से थैंक्स रजनी जी, मुझे उनकी इतनी आदत पड़ी हुई है, पर आज मुझे भी लगा ये चीज, इतने सारे हमारे पास जूल्स हैं। सो कभी कोई पढ़ ले, सबको एक सारता मिले। सो थैंक यू सो मच। आइए मेडिटेट करते हैं, आंखें बंद करते हैं। ये जो आवाज हम सुनते हैं, अगर हम कभी ध्यान से अपने अंदर देखें तो ये एक झंझनाती हुई आवाज हमारे अंदर हर समय चल रही होती है। इस आवाज को फेस करने के लिए हमें अपने अंदर की क्लटर को बंद करना होता है। फिर सुनते हैं। इस सुंदर क्षण में जब हम इस आवाज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना तो ब्रीदिंग पे ध्यान जाता है, ना हार्ट बीट पे ध्यान जाता है। इतनी गहरी शांति मिलती है। सो एंड अगर आप बोलें कि नहीं मुझे तो नहीं सुनती आवाज, इट्स ओके। आज नहीं सुनती, कल सुन जाएगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट थिंक कोई सवाल है, तो आप इस साउंड ऑफ साइलेंस के साथ रहें। कल शाम को फिर 4 बजे मिलेंगे। ये लास्ट हमारा पड़ाव है इस किताब को खत्म करने का। लंबी किताब चली इस बार। एंड आई वांट टू अनाउंस कि ये हम बहुत सुंदर किताब पढ़ने वाले हैं। 5 तारीख से होपफुली 5th इज द एनिवर्सरी ऑफ बॉर्न 121। हमने 5 तारीख को शुरू किया था सेशन। सो ये किताब बहुत सुंदर है, थिंक एंड ग्रो रिच। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक नेपोलियन हिल की है। हिंदी का इसका वर्जन पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम रिच हो सकते हैं। रिच मतलब किस टाइप का रिच, मैंने आज टच भी किया उस टॉपिक को, बट ये किताब हमें बताएगी उसकी मैजिक्स के बारे में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट एंड ब्लेसिंग्स। कल मिलते हैं।